दोस्तों, पाचन तंत्र के हमने पार्ट 1 में टीथ के बारे में, दांत के बारे में और टंग जीभ के बारे में पढ़ लिया था। इसको 2 पार्ट में बनाने का केवल एक ही मकसद है दोस्तों, कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो डाउन ना हो। तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में तैयार किया है दोस्तों। तो आप पार्ट 1 इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लार ग्रंथियों के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था बहिर्स्रावी ग्रंथि, वहाँ पर हम लार ग्रंथियों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हम पाचन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं और पाचन में इसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों, यह जो लार ग्रंथि होती है हमारे मुख में हमको देखने को मिलती है। दोस्तों, इस लार ग्रंथि में ही हमें एक और ग्रंथि देखने को मिलती है, जिसको पेरिटल ग्रंथि, पेरिटोल ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। दोस्तों, एंजाइम क्या करता है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं एंजाइम। ठीक है दोस्तों, जो पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो दोस्तों लार ग्रंथि से टाइलिन, डाइस्टेट, यह जो टाइलिन और डाइस्टेट होते हैं यह स्टार्च का पाचन करते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टार्च की बात करें तो जो किसी भी चीज़ से, अगर हमने मूंगफली खाई तो मूंगफली का जो कवर होता है उसको क्या कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। जैसे अगर हमने अखरोट खाया तो अखरोट का जो बाहरी वाला कवर होता है उसको क्या कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। तो टाइलिन और डाइस्टेट किसका पाचन करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। जो लाइसोजाइम होता है एंजाइम, वह क्या काम करता है, वह कीटाणुओं को मारने का काम करता है। जो भी भोजन में कीटाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। और यहाँ से लार ग्रंथि से एक म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। यह म्यूलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि हमको निगलने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो लार ग्रंथियों के बारे में समझ में आया दोस्तों आपको। अब हम बातें हैं दूसरे भाग पर, तो दूसरे भाग में हम पाचन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारे मुख में हमें 2 चीज़ें देखने को मिली थी, दांत और जीभ के बारे में हमने पढ़ लिया था। लेकिन हमारे यहाँ पर गले में हमको एक लटकता हुआ चीज़ देखने को मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, यौला कहा जाता है। दोस्तों, ये यौला का काम में आता है। यह यौला भोजन को रास्ता दिखाने का काम करता है। जब हम भोजन खाते हैं तो उसको रास्ता दिखाने का काम कौन करता है, यह यौला करता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि यह जो यौला होता है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो रात के समय सोते समय इसकी अगर लंबाई बढ़ जाए तो व्यक्ति जब सांस लेता है तो यहाँ पर हमको तालु, ये ऊपर वाला हिस्सा जो तालु होता है, यह सांस के माध्यम से ऊपर जब सांस लेते हैं, सोते समय इसकी लंबाई बढ़ गई और जब सांस ली तो ये क्या करता है दोस्तों, यह ऊपर वाले हिस्से पर तालु पर टकराने लगता है। जिस प्रकार से घंटी बजाते हैं ना, उस प्रकार से ये ऊपर इसे टकराने लगता है। तो यहाँ पर आवाज आने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति खर्राटे ले रहा है। ठीक है, तो खर्राटे क्यों आते हैं दोस्तों, इस यौला की लंबाई अगर बढ़ जाती है तो जब व्यक्ति रात में सांस लेता है तो वो तालू से टकराता है, जिससे आवाज हमको देखने को मिलती है, जिससे खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, बात करें भोजन हमने ग्रहण किया, भोजन यहाँ इस माध्यम से कहाँ पर आता है, अब यहाँ पर नली में आने लगता है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो यहाँ पर हमको 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। 2 रास्ते कौन कौन से, एक होता है वायु वाला रास्ता जो लंग्स से जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर हवा भरी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ली जाती है जैसे कि। और दूसरा जो रास्ता होता है दोस्तों, ये दूसरा रास्ता होता है ग्रासनी, ईसोफेगस वाला होता है, जहाँ से क्या जाता है, भोजन उसके रास्ते जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर हमें एक एपिग्लोटिस नाम की संरचना देखने को मिलती है। यही जो एपिग्लोटिस होता है दोस्तों, यह हवा को उसके रास्ते पहुंचाता है और भोजन को उसके रास्ते पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि हमारे शरीर में सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारे ब्रेन का है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो वो किसको सबसे पहले पता चलेगी, हमारे ब्रेन को पता चल जाएगी। तो जैसे ही हमने कोई सी चीज़ अगर खाई है तो हमारे ब्रेन को पता चला, तो ब्रेन क्या करता है दोस्तों, इस एपिग्लोटिस को इस साइड बंद कर देता है, हवा वाले मार्गों को बंद कर देगा, ताकि जो भोजन है वो भोजन वाले रास्ते पर चला जाए। और दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हमने सांस ली है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, इस एपिग्लोटिस को इस ग्रास नली, ईसोफेगस वाले रास्ते को रोकने को बोलता है, ताकि जब हम सांस लें तो वो सांस इस रास्ते पर चली जाए। क्योंकि भोजन और सांस का रास्ता तो एक ही है दोस्तों, केवल यहीं पर एक अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह एपिग्लोटिस क्या काम करता है, जैसे ही हमने भोजन खाया तो वो ये वाले रास्ते को क्या कर देगा, रोक देगा, ताकि भोजन इस रास्ते पर चले जाए। और अगर हमने सांस ली तो ये इस रास्ते को रोक देगा, ताकि सांस इस लंग्स वाले रास्ते पर चले जाए।
दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते समय किसी और के बारे में सोचने लग जाते हैं। अब आपको पता है किसके बारे में सोचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम किसी और के बारे में, अगर किसी और के ख्यालों में अगर खो जाते हैं खाना खाते खाते, तो क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको तो हमने किसी और काम पर लगा दिया, किसी और के बारे में सोचने के काम पर लगा दिया, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाना खाने से, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो इसको किसी और काम में लगा दिया, तो अब जब हमने भोजन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है वो किसी और काम में लगे होने के कारण उसको ये पता नहीं होता कि हमने भोजन खाया है, हमने सांस ली है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भोजन इस रास्ते पर आने लगता है, तो ये जो इपिग्लोटिस होता है ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस रास्ते पे बंद हूँ या इस रास्ते पे बंद हूँ, क्योंकि डायरेक्शन देने का काम ब्रेन का है, लेकिन ब्रेन तो किसी और काम में व्यस्त है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमने जब भोजन किया तो ये इपिग्लोटिस समझ नहीं पाता है कि कौन सा रास्ता बंद करना है, तो ये क्या हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो क्या हो जाता है कि भोजन का कुछ हिस्सा किस में जाने लग जाता है, इस वायु वाले रास्ते पर जाने लग जाता है। और जैसे ही दोस्तों भोजन गलत रास्ते पर जाने लग जाता है, इस वायु वाले मार्ग पर जाने लग जाता है, तो हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको डायफ्राम कहा जाता है। तो जैसे ही भोजन गलत रास्ते पर जाता है, मतलब इधर ट्रेकिया वाले रास्ते पर जाने लगता है, तो ये क्या करता है, बहुत ही जोर से दोस्तों इस प्रकार से नीचे की ओर खींचेगा। नीचे की ओर खींचने के बाद में जोर से इसे छोड़ता है, जैसे कि हमने तीर कमान देखा ना, तो तीर में हम किसी उसको खींचते और छोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से ये हमारा डायफ्राम करता है, पूरी तरीके से नीचे खींचेगा और उसको ऊपर धकाएगा, ताकि जो भोजन इस गलत रास्ते पर आ गया है वो वापस ऊपर चले जाए और इसके रास्ते पर वापस चले जाए। तो जैसे ही हम देखते हैं कि डायफ्राम खींचता है और जोर से छोड़ता है, तो हमें क्या आने लग जाती है, हिचकी आने लग जाती है। तो दोस्तों हिचकी क्यों आती है कि जब भोजन रास्ता गलत अपना लेता है, तो इस कारण से डायफ्राम जोर से नीचे होकर ऊपर खींचता है, तो हमको क्या हो जाता है, एकदम से हिचकी आने लग जाती है, और हमारा जो ब्रेन किसी और के बारे में सोच रहा था वो वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है कि भाई रास्ता गलत हो गया है भोजन का, यहाँ ध्यान दे, पहले खाना खा ले, ठीक है दोस्तों, फिर सोच लेना उसके बारे में। समझ आ गया दोस्तों आपको यहाँ तक। तो दोस्तों ये डायफ्राम क्या करेगा, वो ताकत से इसे नीचे खींचेगा, फिर वो ऊपर धकाएगा, तो पूरा जो भोजन होता है जो इस रास्ते चला जाता है पूरा ऊपर चला जाता है। उसके बाद हमारा दिमाग भी एक्टिव हो जाता है कि अच्छा कुछ गलत हो गया, हिचकी आने लग जाती है, तो फिर वापस से क्या हो जाता है, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और उसको इस रास्ते को बंद करके भोजन को इस रास्ते पर पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको पूरी तरीके से। अब जो भोजन है वह इस ईसोफेगस के माध्यम से कहाँ पर आएगा दोस्तों, हमारे आमाशय में आएगा, हमारे स्टमक में आएगा। तो अब हम स्टमक में पाचन को समझ लेते हैं, आमाशय में पाचन को समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम हमारे आमाशय की बात करें तो हमारे आमाशय में हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कार्डियक। जो ये पहला हिस्सा होता है दोस्तों हमारे आमाशय का, इसको कार्डियक कहते हैं। इस कार्डियक में क्या मिला दिया जाता है, जो भोजन इसके अंदर आता है उसमें HCl मिला दिया जाता है। दोस्तों ये HCl किस काम में आता है, यह HCl कीटाणुओं को मारने के काम में आता है। दोस्तों यह जो HCl होता है यह अम्लीय प्रकार का होता है, यह भोजन को अम्लीय कर देता है, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर में यह जो HCl होता है ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है दोस्तों। इतना खतरनाक पदार्थ हम हमारे पेट में लेकर घूमते फिरते रहते हैं, उसके बाद भी हमारे शरीर में हम ऐसे उल्टे भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, लटकते भी, सब करते हैं, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि यह जो आमाशय की जो ये परत पाई जाती है, जो सतह पाई जाती है, यह श्लेष्मा नामक एक पदार्थ से बनी हुई होती है, जो हमें इस HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो HCl का काम समझ में आया दोस्तों, कीटाणुओं को मारने का काम होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यह जो HCl होता है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होने लग जाता है, तो उससे हमें ठंडी खट्टी डकारें आती है, जिससे हम एसिडिटी की बीमारी भी कहते हैं। तो एसिडिटी क्यों हो जाती है, यह जो HCl की मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा रिलीज होने लग जाती है। यह HCl की मात्रा ज़्यादा क्यों रिलीज हो रही है दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो केवल उसको मुंह में हम चबाते रहते हैं, हम उसको निगलते नहीं हैं। जैसे कि अगर बात करें हम च्युइंगम की, दोस्तों च्युइंगम को हम जब खाते हैं तो हमने हमारे मुंह में जब उसको खाना चालू किया, दबाना, ऐसा चबाना चालू किया, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ खा रहा है, अब वो खाना आमाशय में आएगा, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो आमाशय को बोल देता है, इस वाले हिस्से को, कि आप HCl बनाकर तैयार रखो, ताकि भोजन आएगा तो हम उसके पूरे बैक्टीरिया को मार देंगे, लेकिन हम उसको निगलते ही नहीं है। तो इस कारण से HCl होता है वो यहाँ पर पड़े रहता है, इस कारण से हमें एसिडिटी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके लिए हम कौन सी दवाई लेते हैं, इसके लिए हम इनो लेते हैं, जिसमें इनो में हमको क्या मिलता है, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो इस एसिडिटी जो हमको हुई है उसको, ये अम्लीय होती है तो इसको क्षार के रूप में कन्वर्ट कर देता है, तो अम्ल को
शांत करने का काम कौन करते हैं, क्षार करते हैं। तो इनों में हमको क्या मिलता है दोस्तों, MgOH, एक प्रकार का क्षार मिलता है जो एसिडिटी को कंट्रोल कर देता है। दोस्तों यहाँ तो हम देखें कि थोड़ी मात्रा में अगर बढ़ जाए तो एसिडिटी हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होने लग जाता है। तो क्या होता है कि यह इस वाले हिस्से से थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाता है। तो यहाँ पर हमको पेट के अंदर हमें घाव देखने को मिल जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, अल्सर की बीमारी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में अल्सर की बीमारी मतलब शरीर के अंदर अगर घाव हो जाता है तो उसको अल्सर नामक बीमारी कहते हैं। वह क्यों हो रही है, क्योंकि HCl क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। तो कार्डियक के बारे में समझ में आ गया दोस्तों आपको। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं जिसको कहा जाता है फंडिक। दोस्तों यह जो फंडिक होता है, यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको रूजी मिलती है। क्या मिलती है, रूजी, एक पदार्थ हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसे रूजी, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। ये रूजी क्या काम में आती है दोस्तों, यह जो रूजी होती है यह भोजन को 4 से 5 घंटे रोकने का काम करती है। दोस्तों तो हमारा भोजन कहाँ पर 4 से 5 घंटे रुकता है, आमाशय में। ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति अगर जहर खा लेता है या फिर कोई दवा वगैरह खा लेता है तो वह 4 से 5 घंटे कहाँ पर रुकेगी, हमारे आमाशय में रुकेगी। तो जब आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या पूछता है कि इसने जो भी दवाई खाई है, ठीक है, या फिर जो भी जहर खाया है तो इसको कितना समय हो गया है। तो अगर उसको 1 घंटा 2 घंटा होते हैं, 2-3 घंटे होते हैं, तो वो कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर आमाशय में देखने को मिलता है। तो अब डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, अगर 1-2 घंटे हुए हैं तो इसको उल्टी की दवाई देता है। तो उल्टी के माध्यम से इस आमाशय से पूरी तरीके से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर 4-5 घंटे से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो वो जो चीज़ आमाशय में रहती है वो कहाँ पर चली जाएगी, छोटी आंत में चली जाएगी। और एक बार भोजन या फिर कोई भी चीज़ इस आमाशय से नीचे चले जाता है तो उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। फिर उसके बाद व्यक्ति का मरना तय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने जहर खाया है तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। फंडिक का काम भोजन को 4-5 घंटे रोकने का काम करता है। अगला होता है पाइरोलिक। इसी पाइरोलिक वाले हिस्से में जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस का निर्माण करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जो गैस्ट्रिक रस का निर्माण करती है। दोस्तों जठर रस में हमें 2 प्रकार के एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। यह पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और यह रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको, आमाशय में पाचन समझ में आया। अब हम आमाशय में भोजन यहाँ पर है। अब आमाशय में तो जितना पाचन होना था वो हो गया। अब आमाशय के बाद भी दोस्तों भोजन कहाँ पर जाएगा, छोटी आंत में आने लगेगा। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो आमाशय में भोजन होता है वो किस प्रकार का होता है, वह अम्लीय प्रकार का भोजन होता है। लेकिन ये जो छोटी आंत होती है यह ऐसा बोलती है कि हम अम्लीय भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे, हमको क्षारीय भोजन चाहिए, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही भोजन आमाशय से छोटी आंत में आने लगता है तो छोटी आंत से एक पदार्थ निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। यह कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है दोस्तों कि जो लीवर ने पित्त रस बनाया था उसका स्टोरेज कौन करता है, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय करता है। तो इस पित्ताशय को पित्त रस छोड़ने के लिए कौन कहता है, कोलेसिस्टोकाइनिन बोलता है। यह पित्त रस क्या करता है दोस्तों कि जो आमाशय से अम्लीय भोजन आ रहा है उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, पित्त रस करता है। पित्त रस कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और पित्त रस का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। दोस्तों जैसे ही यह पित्ताशय इस अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कन्वर्ट कर देता है उसके बाद छोटी आंत से एक सिक्रेटिन नामक पदार्थ निकलता है। कौन सा सिक्रेटिन नामक पदार्थ निकलता है, यह सिक्रेटिन नामक पदार्थ अग्नाशय को बोलता है कि अब आप अग्नाशय रस छोड़िए ताकि वो जो भोजन आ रहा है उस पर वो काम कर सके। ठीक है, उसको सरल पदार्थों में तोड़ सके। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन किसको बोलता है, पित्ताशय को पित्त रस छोड़ने का, जो अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कन्वर्ट कर देता है। और सिक्रेटिन क्या करता है, इस अग्नाशय को बोलता है कि आप अग्नाशय रस छोड़ो। तो अब भोजन कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। अब छोटी आंत में उस पर काम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब सिक्रेटिन ने अग्नाशय को बोला कि अग्नाशय रस छोड़ो। इस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। इसको पूर्ण पाचक रस इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि यहाँ पर सभी प्रकार का पाचन हो जाता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितना भी पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है और इस अग्नाशय रस के माध्यम से ही होता है। बात करें अगर हम अग्नाशय रस की, तो अग्नाशय रस में क्या होता है दोस्तों, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है दोस्तों, तो जो लाइपेज होता है वह वसा का पाचन कर देता है, जो अमाइलेज होता है वह स्टार्च का पाचन कर देता है और जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन का पाचन कर देता है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि भोजन कहाँ पर आ चुका है, पूरी तरीके से छोटी आंत में अब है। तो छोटी आंत में अब पूरी तरीके से हमने समझ लिया कि छोटी आंत में पाचन हो चुका है, क्योंकि अग्नाशय से अग्नाशय रस ने आकर पूरी तरीके से जो वसा है, स्टार्च, जो प्रोटीन है, उस पूरी तरीके का पाचन यहाँ पर उसने कर दिया है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अब क्या होगा दोस्तों कि इस छोटी आंत में पूरी तरीके का क्या हो चुका है, पाचन हो चुका है। अब जो भोजन का पाचन हुआ है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा। तो अब हम अगली प्रोसेस पे आते हैं। हमने पाचन समझ लिया, अब हम अगली प्रोसेस देखते हैं, अवशोषण। इस अवशोषण में क्या होता है दोस्तों, इस अवशोषण में जो छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ है, अब उसका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। भोजन का अवशोषण किया जाएगा इस छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, तो अवशोषण का मतलब समझ में आ गया, भोजन का अवशोषण करना। इस भोजन के अवशोषण के बाद में एक अगली प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है स्वांगीकरण। इसको इंग्लिश में असिमिलेशन कहा जाता है। असिमिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर भोजन का पाचन तो हो चुका है और पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण भी हो चुका है, लेकिन अवशोषण होने के बाद में उसे शरीर के सारे भागों में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, जो सारी जैविक क्रियाओं में उसका यूज करेगी, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्वांगीकरण, असिमिलेशन कहा जाता है। तो असिमिलेशन भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ के बाद क्या होता है कि छोटी आंत में भोजन का जो भी पाचन होना था वो हो गया। अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ पर जाने लगेगा, जो बचा हुआ पदार्थ रहता है, अपशिष्ट रहता है, वह बड़ी आंत में जाने लगता है। दोस्तों इस बड़ी आंत से पहले हम एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें छोटी आंत के और बड़ी आंत के स्टार्टिंग पर यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। दोस्तों जब आदि मानव था तो वह क्या खाता था, घास फूस खाता था। तो जो घास फूस होती है, जो शाक होती है, उसका पाचन कहाँ पर होता है, अपेंडिक्स में होता है। तो अब हम क्या खाते हैं, घास फूस वगैरह नहीं खाते हैं। तो हमारे लिए ये कौन सा भाग हो गया, अवशोषी भाग हो गया, मतलब अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो घास खाने वाले जीव होते हैं उनमें पाचन कहाँ पर होता है, अपेंडिक्स में होता है। तो कभी कभी आपका ऑपरेशन वगैरह होता है तो इस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब हम घास तो खाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पाचन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो अब भोजन छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ बचा वो कहाँ पर आ जाएगा, बड़ी आंत में आ जाएगा। बड़ी आंत में क्या होता है दोस्तों, जो पानी बच गया, अभी हमने पानी को नहीं अवशोषित किया, तो पानी और मिनरल्स का अवशोषण कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो मसल्स होती है बड़ी आंत की, ये क्या करती है, कंप्रेशन रिलेक्शन करती है, और पूरी तरीके से वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, तो बड़ी आंत की अगर हम बात करें, बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का पाचन होता है और मिनरल्स का होता है। ठीक है, इस वाले भाग में हम देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें दोस्तों, तो पूरी तरीके से हमने पाचन को समझ लिया है। अगली वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है मल त्याग, जिसके माध्यम से जो भी अपशिष्ट बचता है पानी के पाचन के बाद, उसके बाद उसको पूरी तरीके से बाहर एनस के द्वारा, गुदा के द्वारा पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यह जो बड़ी आंत होती है इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो यह ठीक तरीके से उस अपशिष्ट पदार्थ से पानी और मिनरल्स का अवशोषण नहीं कर पाती है। तो अगर हम देखें तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कहाँ पर, यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है, और मल बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जो बार बार यहाँ से निकलते रहता है। तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है, जब छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें जब दस्त लग जाता है, जो कोलेरा नामक, हैजा नामक बीमारी होती है। ठीक है, वह कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, उसमें बार बार हमें दस्त होने लगते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी आंत में कुछ इन्फेक्शन हो चुका है जो पूरी तरीके से पानी का और मिनरल्स का अवशोषण नहीं कर पाती है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यह जो एनस वाला हिस्सा होता है, जो गुदा नामक हिस्सा होता है जहाँ से मल बाहर निकलता है, यहाँ पर रक्त वाहिनियां बाहर निकल जाती है, रक्त कणिकाएं, रक्त वाहिनियां बाहर निकल जाती है, जिसे कौन सी बीमारी कहा जाता है, जिसे बवासीर नामक बीमारी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। जब हमने इसके पहले लीवर के बारे में पढ़ा था, बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, तो हम बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के बारे में पढ़ चुके थे। जो बिलीरुबिन होता है वो क्या कर देता है, मल का रंग पीला कर देता है, और जब ये ज़्यादा ही मात्रा में हो जाता है तो पूरे शरीर में हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, पीलिया नामक, जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हम एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए, वो होता है कि यहाँ पर हमें कभी कभी जो लीवर में हमें पित्ताशय मिलता है, यहाँ पर हमें पथरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, क्या होता है कि अगर इस पित्ताशय में पथरी हमको हो जाती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जमने लग जाता है, तो इस पित्ताशय में क्या जमने लग जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जमने लग जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पथरी की बीमारी कहा जाता है। इस पथरी की बीमारी में क्या होता है दोस्तों
कि जब भी यहाँ पर लीवर में इस पित्ताशय में हमको पथरी बीमारी होती है तो इसका एक ही ऑप्शन होता है, इसका ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के माध्यम से इस पित्ताशय को क्या कर दिया जाता है, निकल जाता है। पित्ताशय क्या काम करता है दोस्तों, पित्त रस को स्टोर करने का काम करता है। अगर इसको निकाल देंगे दोस्तों तो यहाँ पर पित्त रस को कौन स्टोर करेगा, कोई रहेगा ही नहीं स्टोर करने के लिए। और लीवर तो क्या करेगा, पित्त रस का निर्माण करते हुए रहता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि अब इसको निकाल दिया तो पित्त रस का स्टोर होता ही नहीं है। ये लीवर लगातार पित्त रस को बनाते रहता है और वह लगातार इस माध्यम से छोटी आंत में आते रहता है। तो दोस्तों जब भी डॉक्टर आपका इस पित्ताशय का, इस गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करता है तो आपको यह सलाह देता है कि आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए ताकि यहाँ से जो पित्त रस निकल रहा है उसका यूटिलाइज हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने पूरी तरीके से मानव में पोषण मतलब हमने पूरी तरीके से पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। अगले वाले वीडियो में हम पशुओं और पौधों में पोषण को पढ़ लेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। इसके अगले वीडियो में हम अगले भाग को समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।